starting chapter number 1, which is cell, the unit of life. अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें दो तरह की चीजें दिखती हैं, एक होती है लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग वाली को इनएनिमेट भी बोलते हैं। जो चीजें लिविंग होती हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड चीज प्रेजेंट होती है, इसी वजह से वो लिविंग होती है, एंड दैट इज सेल। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब है कि वो बेसिक है, मतलब नथिंग हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आफ्टर द सेल। सेल से नीचे और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल का मतलब इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और लास्टली उसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं क्योंकि ये परफॉर्म करती है नेसेसरी फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो परफॉर्म करवाते हैं नेसेसरी फंक्शंस जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। इसलिए सेल को बोला जाता है, तीन चीजों यहाँ पे आती हैं। पहला होता है फंडामेंटल यानी सबसे छोटी, फंडामेंटल। दूसरा उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल, एंड तीसरा उसको बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसलिए ये तीन नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो बने होते हैं एक सिंगल सेल से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब जो यूनिसेलुलर है, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है यानी एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। इनके एग्जांपल आ जाते हैं अमीबा और यीस्ट। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेलुलर का वही मतलब, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, जिसमें आ जाते हैं बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके एग्जांपल्स हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आगे दो कैटेगरीज में और होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर ओल्ड, और कैरियोट्स जो वर्ड है उससे एक वर्ड आता है कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें प्रिमिटिव कैरियन यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स, और यू का मतलब होता है न्यू, और कैरियोट्स से वही वर्ड आता है कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिमिटिव यानी मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नया न्यूक्लियस होता है जिसकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब आपने अगर 5 किंगडम के बारे में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, मतलब जैसे देखो 5 तरह के किंगडम होते हैं, एक होता है मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंजाई, एक होता है प्लांटे, एक होता है एनिमिलिया। मोनेरा जो है उसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, फंजाई में सारे के सारे फंगस आ जाते हैं, फंजाई में सारे के सारे फंगस आ जाते हैं, प्लांटे में सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं, और एनिमिलिया में सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 5 किंगडम्स होते हैं, ये 5 किंगडम्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। जो यूनिसेलुलर मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो मोनेरा होता है, मोनेरा किंगडम होता है, उसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि मोनेरा किंगडम यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा, जहाँ पे प्रिमिटिव या फिर मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो वहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे यूनिसेलुलर
यूकैरियोट्स, इसलिए यहाँ पे क्या है प्रोटिस्टा। फंजाई में सारे फंगस, प्लांटे में सारे प्लांट्स और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स। ठीक है, बस ये बात होगी। अब ये देखो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएल विच इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। मैं यहाँ पे एक बार उसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, देखो पी स्टैंड फॉर पहले का प्लूरो, उसके बाद नेक्स्ट पी निमोनिया, यहाँ पे ये वाला जो पी है ये साइलेंट होता है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। लाइक होता है एल, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पूरे को, चलो ठीक है ऐसे। अब देखो हम पढ़ेंगे थोड़ी डिस्कवरीज के बारे में। पहले यहाँ इसके एग्जांपल देख लो यूकैरियोट्स के। इसमें आ जाता है यीस्ट, आ जाता है क्लेमाइडोमोनास, आ जाता है और पैरामीशियम आ जाता है। ये यूकैरियोट्स है। डिस्कवरीज देख लो। पहली डिस्कवरी ऑफ अ डेड सेल किसने करी थी, बार्क ऑफ अ ट्री पे एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। ईयर इज इंपॉर्टेंट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाम का चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ अ लाइव सेल यानी एक जिंदा लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, किसने की थी, एंटन वन लीवेनहुक ने की थी। और यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देती हूँ, ईयर है 1674। ठीक है, तो 1674 में की गई थी। एक ठीक है ना, मतलब 1674 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था इन द ईयर 1831। आप कैसे याद कर सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन ने करा था, देखो उसने देखा था कि जो सेल होता है ना, उस सेल के अंदर एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर उसको दिखा, ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखा उसको, रॉबर्ट ब्राउन को, जिसको उसने बोल दिया न्यूक्लियस। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल विच इज द न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ये होता क्या है, दिस इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल वॉल को हटा दो, न्यूक्लियस इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल। ओके, तो यहाँ पे ये क्या, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो इसको किसने करा था, परकिंजी ने करा था। इट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स जिनका नाम था मैथिलिस शील्डन और सिंपली शील्डन 1838 में, और थियोडर श्वान और सिंपली श्वान इन द ईयर 1839। ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड ही वाज अ जर्मन zoologist। आपको पता होगा ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पे जर्मन नहीं लिख के, यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी में ब्रिटिश zoologist लिखा था, बट वो एब्सोल्युटली गलत है क्योंकि नई एनसीईआरटी में लिखा है जर्मन zoologist। ठीक है, तो बेसिकली इसकी हमने नेशनैलिटी ही चेंज कर दी है, मतलब एनसीईआरटी में। ठीक है,
तो आप इसको जर्मन जोलॉजिस्ट ही पढ़ो, वैसे आसान हो गया ना याद करना कि ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे, ठीक है। 1838 इनका साल याद कर लो, 1839 इनका, इनका नाम है मैथलिस शील्डन, इनका नाम है थियोडर श्वान। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बेसिकली, अब देखो ये बॉटनिस्ट है तो किसके बारे में पढ़ेंगे, ये बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बॉटनी में बेसिकली प्लांट्स पे स्टडी की जाती है, तो इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी करके क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच टुगेदर फॉर्म टिश्यूज। तो इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विच टुगेदर फॉर्म टिश्यूज, तो बस इन्होंने ये बात कही थी। बट ये जो जर्मन जोलॉजिस्ट थे, अब इन्होंने क्या पढ़ा, इन्होंने जोलॉजी पढ़ा, एंड जोलॉजी इज ऑल अबाउट एनिमल सेल्स, एनिमल्स के बारे में बेसिकली सारी जानकारी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनिमल्स पे तो करा ही अपना काम, बट इन्होंने प्लांट सेल्स पे भी थोड़ी रिसर्च करी और हमें बताया कि देखो जो एनिमल सेल्स होते हैं उनका जो उनके बाहर एक थिन आउटर लेयर उनको दिखाई दी जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा एनिमल सेल्स में, और इसको इन्होंने बोल दिया जिसको आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जब उन्होंने प्लांट सेल्स को देखा तो उन्होंने एग्जामिन किया कि वहां प्लांट सेल्स में एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसको उन्होंने बोल दिया सेल वॉल। मतलब कि जो, इन शॉर्ट इन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें जैसे सेल है, तो सेल में एक आउटर थिन लेयर उनको दिखी जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट उसी, अगर वहां पे देखें तो प्लांट सेल्स में क्या दिखा उनको कि प्लांट सेल्स में अंदर की तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, बट बाहर की तरफ एक उनको यूनिक कैरेक्टर दिखाई दिया। यही लाइन उन्होंने बोली थी, उनको एक यूनिक कैरेक्टर दिखाई दिया, and that was named as the cell wall in the recent era, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है द हाइपोथेसिस गिवन बाय थियोडर श्वान। अब जो थियोडर श्वान थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, क्या हाइपोथेसिस दिया था उन्होंने कि बेसिकली, ये क्या है, व्हाट्स दिस, तो देखिए उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि ऑल प्लांट्स, इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये बात नोट करिए कि इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब फाइनल सेल थ्योरी जो थी उसमें हमें दो बातें बोली गई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरी बात की ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला जो चीज है, ये रुडोल्फ वर्च्यो ने बोली थी, जिसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स। मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये बोला, किस साल में इन्होंने ये दिया, इन द ईयर 1855 में दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे कंपेयर करनी पड़ेगी, क्या, कि जो हाइपोथेसिस थियोडर श्वान ने दिया था, हु वाज अ जर्मन जोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बट जो फाइनल सेल थ्योरी उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को चेंज करके इन्होंने बोल दिया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल्स तो समझ आ गया कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है, तो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो पहले ये एक सेल था, ठीक है, फिर इस सेल ने क्या किया, डिवाइड करना शुरू करा, मतलब उसने माइटोसिस करके दिखाया हमको, यानी सेल डिवीजन। और आपको पता होगा सेल डिवीजन आप पढ़ोगे कि सेंट्रोजोम करता है, विच इज सेंट्रीओल बेसिकली, तो सेंट्रोजोम करता है। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल, membraneless cell organelle which is found only in animal cells, okay, स्पेसिफिकली यूकेरियोट्स के एनिमल्स सेल्स में मिलता है, प्लांट्स में नहीं मिलता सेंट्रोजोम, ठीक है। तो इसने क्या शो करा हमें, सेल डिवीजन शो करा, एंड हमें क्या देखने को मिला कि ये जो एक सेल था ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो। अब ये जो पर्टिकुलर डॉटर सेल्स हैं ये आगे डिवाइड करेंगे एंड आगे इनके दो सेल्स और बन जाएंगे। So this is basically cell division which we are observing at, ठीक है। तो ये जो सेल डिवीजन है,
तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सो दिस मतलब इसका ये मतलब है कि ये पहले ये वाला प्री एग्जिस्टिंग सेल था, फिर इसने डिवाइड करा, ये दोनों बन गए। अब ये वाला जो है ये पर्टिकुलरली ये डिवाइड करेगा तो ये दोनों बन जाएंगे, और ये वाला डिवाइड करेगा तो ये दोनों बन जाएंगे। तो दिस इज नोन एज द that cells, all cells arise from pre-existing cells and all living organisms are composed of cells and product of cells। ठीक है, अब हम सेल का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, सेल होता कैसा है। तो देखो प्लांट सेल की बात करी जाए तो जैसा कि बताया वहां पे बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और यहाँ अंदर की तरफ जो सिल्वर कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है जो कि पेरीफेरल होता है, यानी साइड्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक वैक्यूल होती है जो कि सबसे लार्जेस्ट स्पेस जो है प्लांट सेल में ऑक्यूपाई करती है, एंड दैट इज अबाउट 90% स्पेस। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है, विच इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, मतलब एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म इज एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल। तो ये किसने डिस्कवर किया था, अभी हमने पढ़ा है, परकिंजी ने करा था। साइटोप्लाज्म की बात करें तो इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इट इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, जो सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। वो सारे के सारे सेलुलर रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इट इज द इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, और सेल को एक शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जो है दो तरीके की होती है, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड में आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी। सिंगल में आपके पास आ जाता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स। डबल में आपको जैसे कि पता है न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आपके पास राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, दैट इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, वो अभी हमने देखा। इट इज ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अब उसका अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं मैं, तो इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल से ये बना होता है, और वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होती हैं कुछ ऐसे। एक सेकेंड मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ अच्छे से। देखो कैसा होता है ना, तो यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कैसी होती हैं, परपेंडिकुलरली होती हैं। मतलब एक जैसे ये बंडल है, दूसरा ये बंडल होगा। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बट मैं अभी थोड़ा आपको आइडिया दे रही हूँ। और इनके आसपास जो होती है मेम्ब्रेन नहीं होती है, एक इनके आसपास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये चारों तरफ से उस सब्सटेंस से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसा सा उस सब्सटेंस को हम जो है दिखाते हैं। ठीक है, देखो मतलब यहाँ पे आसपास एक सब्सटेंस होता है, चारों तरफ से वो घिरा हुआ होता है इस सब्सटेंस से। समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा मैंने जो है आपको यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे जो है सेंट्रोसोम दिखाया है। ठीक है, ईच सेंट्रोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। अब यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, ये एक सिंगल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल। ये वाला भी क्या है, ये भी सेंट्रियोल है। अब ये जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो भी कह लो, ये जो है मतलब पूरे स्ट्रक्चर को दोनों इनको और साथ में इस सब्सटेंस को हम साथ में सेंट्रोसोम बोलते हैं। बट अगर आप देखो तो इसका एक फंक्शन होता है सेंट्रोसोम का, कि ये जो है बेसल बॉडी, हम देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला में उसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसल बॉडी होता है, हुक होता है ना, फिलामेंट होता है, विच इज द मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट। तो उसमें जो है ये जो सेंट्रोसोम है, तो बेसल बॉडी जिससे सीलिया और फ्लैजेला अराइज करते हैं बाहर की तरफ एक्सटर्नली, उसकी उसमें उसके हेल्प करता है ये उसके सिंथेसिस में। ठीक है, तो अभी आप देख लो मेम्ब्रेन बाउंड में आपके पास वैक्यूल्स,
गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ER, ये सब आ गया। डबल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, और नॉन मेम्ब्रेन फॉर्म में आपके पास आ गया न्यूक्लियोलस, विच इज अगेन अंदर होता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस अंदर होता है। सेंट्रोसोम आपको मैंने उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, ठीक है, उसके बंडल से। ये पूरा एक सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स के उससे बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स दिखाई देंगे अंदर की तरफ, मतलब पूरा हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड राइबोसोम्स आपको पता ही है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम पूरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, चलो, मतलब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, आई थिंक, ठीक है। इसको थोड़ा सा वी कैन मेक इट बड़ा, पॉसिबल एक्चुअली, कोई नहीं। तो आप देखो यहाँ पे अगर, तो देखो, आप देखो सेल का जो सबसे पहले आप उसकी मेम्ब्रेन ऑब्जर्व करो, तो 3 लेयर्स दिख रही है। एक ये वाली लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर दिख रही है, एक ये वाली लेयर दिख रही है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, नाम याद कर लो अभी। 2 तरीके की होती है, स्लाइम लेयर होती है और टफ एंड थिक कैप्सूल आपको दिखेगा, अभी वो हम पढ़ेंगे। अंदर की तरफ यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, अंदर की तरफ आपको यहाँ पे दिख रही होगी सेल वॉल, और सबसे अंदर जो ये वाली मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, जिसमें आपको ये एक्सटेंशंस दिखाई दे रही हैं, ये वाले कुछ एक्सटेंशंस दिखाई दे रही हैं, दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, ऐसे हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को एक साथ हम सेल एनवेलप बोलते हैं, तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे राइबोसोम्स दिखेंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और 70s टाइप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो डीएनए यहाँ पे कैसा होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट है ना, विच इज यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको न्यूक्लियस में नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे 2 तरीके के डीएनए होते हैं, एक होता है जीनोमिक डीएनए और एक होता है आपका प्लाज्मिड्स या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। जीनोमिक डीएनए या फिर मेन डीएनए जो है वहां पे नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्लाज्मिड्स जो है वो एक एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर दे देता है बस, और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो 2 तरीके के बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो डीएनए या फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जीनोमिक डीएनए और मेन डीएनए, एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर प्लाज्मिड्स बोला जाता है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ से जो है कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फ्लैजेला आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फ्लैजेला निकल रहा है अराइजिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सेल वॉल में से पिलाई निकल रहा है एंड फिम्ब्रे निकल रहा है। पिलाई और फिम्ब्रे की बात करते हैं, तो पिलाई जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है लॉन्ग पिलाई, एक होता है शॉर्ट पिलाई। तो जो शॉर्ट पिलाई होता है उसी को हम फिम्ब्रे कहते हैं, बस यही इसमें फर्क है। तो ये देख लो आप, छोटे छोटे ये वाले जो है ये आपके फिम्ब्रे हो गए जो आपके सेल वॉल में से निकल रहे हैं, एंड बड़े बड़े वाले जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपके हो गए पिलाई। एंड जैसा कि बताया है यहाँ पे फ्लैजेला भी होता है जो उसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। ओके, इतना समझ आ गया। तो मैंने आपको आई थिंक ये समझा दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, एंड आपको फिम्ब्रे, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड्स बता दिया, फ्लैजेला बता दिया, देन आपको पिलाई बता दिया, मेन डीएनए बता दिया। अब आपके बचे हैं मीसोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज। मीसोसोम्स की बात करते हैं। मीसोसोम्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे अंदर वाली लेयर, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशंस हैं ये आपके यहाँ पे वेसिकल्स और आपके ट्यूब्यूल्स वगैरह वगैरह जो यहाँ पे आपको ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज मीसोसोम्स। उसके अंदर की एक्सटेंशंस ही होती है मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, और ये मीसोसोम्स भी होता है एंड एक क्रोमैटोफोर भी होता है जिसमें कुछ तरीके का पिगमेंट होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे पर्पल बैक्टीरिया ग्रीन बैक्टीरिया में। बट अभी आप देखो तो यहाँ पे आपको मीसोसोम्स दिखाई देंगे, इसके टोटल आप 6 फंक्शन पढ़ोगे। बस ये देख लो, इसमें अभी एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की लेयर में, विच इज नोन एज द मीसोसोम्स, ठीक है।
इंक्लूजन बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे आपको ये ब्लू तरह की कुछ इंक्लूजन बॉडीज दिखेंगी। इंक्लूजन बॉडीज का कोई काम नहीं होता, बट ये काम होता है कि वो फूड का स्टोरेज करती हैं। ठीक है, आपके फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिजन ग्रैन्यूल्स है ना, आपका गैस वैक्यूल विच इज नोन एज स्यूडो वैक्यूल, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। तब तक आप पहले ये देख लो, जैसा कि बताया आपको सेल एनवेलप की बात करें तो अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर आपको बीच में सेल वॉल मिलेगी, सबसे बाहर आपको ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा। ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल इन सबको अलग अलग अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म आपको पता है यहाँ पे एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। सेलुलर ऑर्गेनेली सारी के सारी यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, किसी की भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जैसा कि बताया दो तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है, एक होता है जीनोमिक डीएनए या फिर मेन डीएनए, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर प्लाज्मिड्स। राइबोसोम्स आपके यहाँ पे 70 एस टाइप प्रेजेंट होते हैं। एस क्या होता है यहाँ पे, स्वेडबर्ग यूनिट होता है विच इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस जो होती हैं अभी आपको बताया, मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स। इंक्लूजन बॉडीज फूड स्टोरेज का काम करती हैं और कुछ नहीं। सरफेस एक्सटेंशंस में आपको दिखे होंगे फ्लैजिला जो मोटिलिटी में हेल्प करता है, फिम्ब्रे एंड पिलाई, उसके अलग अलग चीजें अभी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं साइजेस ऑफ डिफरेंट सेल्स। साइजेस ऑफ डिफरेंट सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज ऑस्ट्रिच का एग। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल आपको पता होगा नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का क्या साइज होता है, इट इज 10 to 20 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का साइज होते हैं 7 माइक्रोमीटर। अगर डायमीटर की बात करें तो बैक्टीरिया का देखें अगर तो वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया होता है, यानी एक अगर जो हम इमेजिन कर सकते हैं उस बैक्टीरिया का साइज होता है 2 माइक्रोमीटर, जो एक्चुअली बैक्टीरिया का साइज है विच इज 3 to 5 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा, it is 0.3 micrometer in length, it is the smallest cell, याद कर लो 0.3 micrometer in length और it is the smallest cell। PPLO pleuropneumonia like organism 0.1 micrometer and वायरस का साइज होता है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक का साइज। अब कुछ अलग अलग हम इनके वो देख लेते हैं शेप। तो रेड ब्लड सेल्स, जैसा कि ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने ले रखा है, तो अभी आप इसको देखो। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते होते हैं राउंड एंड बाइकॉनकेव। फिर आप WBC देखोगे तो इट इज अमीबॉइड शेप के कुछ कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स, जिनके बारे में आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू, वो लॉन्ग और नैरो होते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे मीजोफिल सेल्स को तो वो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ये मीजोफिल सेल्स कहाँ पे होते हैं, लीफ में मिलेंगे आपको। और मीजोफिल सेल्स आर राउंड एंड ओवल। उसके बाद ट्रैकीड, अगर आप देखोगे प्लांट सेल में ट्रैकीड्स और वेसल्स आपने पढ़ा होगा है ना, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, तो वो सारा जो है वो आपका ट्रैकीड्स जो है वो एलोंगेटेड होते हैं। नर्व सेल आपका ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, एनसीईआरटी में छुपा के बिल्कुल लिखा हुआ है कि और इस पे क्वेश्चन डाल देते हैं। क्या है स्टेटमेंट, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। इसके एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये बोल क्या रहे हैं पहले, कि जो सेल का शेप है वो वेरी कर सकता है उसके फंक्शन पे, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से उसका शेप वेरी कर सकता है। तो देखो अब जैसे रेड ब्लड सेल्स है वो राउंड है और बाइकॉनकेव है। क्यों ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया उनको बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट कर पाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसलिए राउंड है बाइकॉनकेव है। क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। उसके बाद हम देखते हैं नर्व सेल या फिर ब्रांच जो है वो ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नर्व इम्पल्स को उसको ट्रांसफर करना होता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा पाए, इसलिए वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। इसलिए मैंने आपको ये इसका एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा भी फर्क देख लेते हैं, क्या फर्क होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके जेनेटिक मटेरियल को नेकेड बोला जाता है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, पर कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं, देखो
हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मतलब सेल है, जैसे सेल अभी नॉर्मल स्टेट में है तो उसका जो डीएनए है वो कुछ ऐसा सा पड़ा हुआ है, बट जब उसको डिवाइड करना होगा तो अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए जब अपने आप को प्रिपेयर करेगा तो अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग वो कर लेगा। क्या कर लेगा? कंडेंसेशन कर लेगा, और क्या कर लेगा? वो उसकी कॉइलिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल में मान लो अब कुछ प्रोटीन्स आ गए, अब यहाँ पे उसका डीएनए मान लो ऐसे ऐसे बिल्कुल पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर क्या आ गए? कुछ प्रोटीन्स आ गए, ये वाले, ये जो रेड कलर के मैं प्रोटीन्स बना रही हूँ, अब इन्हीं को हिस्टोन प्रोटीन्स बोला जाता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करेंगे फिर? ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये डीएनए को एक पर्टिकुलर शेप दे देंगे। कैसा शेप? ऐसा सा शेप। उसकी कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग करके ऐसी शेप बन जाएगी। कैसे बनेगी ये वाली शेप? कि मतलब जैसे ऐसे ऐसे बिल्कुल ही उसको ऐसे ऐसे कॉइल 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 करके उसको ऐसे कॉइल 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 करके ऐसे बना देंगे। यहाँ पे उसका सेंट्रोमेयर आ जाएगा और वो ऐसी सी शेप ले लेंगे। यहाँ पे उसका सेंट्रोमेयर आ जाएगा एंड ऐसी सी शेप ले लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हिस्टोन प्रोटीन का बेसिकली क्या काम होता है कि सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो थोड़ी जगह ताकि सेल में बन जाए, क्योंकि एक डीएनए का आपका साइज होता है 2.2 मीटर। तो इतना अगर वो जगह ले लेगा तो फिर क्या ही जगह बचेगी ना सेल में। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ ऐसे बस ये पड़ा होता है न्यूक्लियर मतलब साइटोप्लाज्म में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट्स में, इसलिए यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट। सेलुलर ऑर्गेनेलीज यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, चाहे वो सिंगल भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है। सिंगल के एग्जांपल बताना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी। डबल में हमने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, हमने प्लास्टिड्स पढ़े थे, एंड हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। राइबोसोम्स यहाँ पे 70s टाइप होते हैं, यहाँ पे 70s और 80s दोनों टाइप के प्रेजेंट होंगे। ऐसा भी आपको बताया है। स्वेडबर्ग यूनिट डेंसिटी पे डिपेंड करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अभी पढ़ेंगे। स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई फास्टर, और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि भाई जैसे यहाँ पे हमारे पास सेल है, यूकेरियोटिक सेल, तो उसमें जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे फिर न्यूक्लियस है, दो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। उसके बाद मान लो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस से ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम है। तो मतलब हर चीज में एक कंपार्टमेंट आपको दिखेगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक कंपार्टमेंट में है, न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट है, राइबोसोम्स, है ना। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हर चीज डिफाइंड है, एक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। यही आपका कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, और ये शो करते हैं सारे के सारे यूकेरियोट्स, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर हम इसके एग्जांपल्स की, तो बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये आ गए। किंगडम्स यहाँ पे कुछ आ जाते हैं यूकेरियोट्स में, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। अब आप बताओ, दो और बचे हैं किंगडम, 5 बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से बचे हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में क्या बताया था? यहाँ पे सारे के सारे, अरे आपको याद नहीं है क्या? ये देखो, ये देखो, ये आपको 5 किंगडम बताए थे यहाँ पे, ये देखो। मोनेरा है जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे इन द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में देखेंगे तो सारी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं, बट कुछ इसमें प्रोकैरियोट्स भी आ जाते हैं, इसलिए हम इनको नहीं कंसिडर करेंगे इन द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में फर्क देख लो। प्लांट सेल में हमने एक टिपिकल अनियन सेल ले लिया क्योंकि वो एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल में हमने एक ह्यूमन का चीक सेल, आपने ये 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है प्लांट सेल पे?
अगर आप देखोगे तो बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये पिंक कलर की जो मेम्ब्रेन है दिस इज सेल वॉल। देन यहाँ पे अंदर की तरफ आपको एक फ्लूइड सब्सटेंस मिलेगा विच इज साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। आप देखोगे यहाँ पे आपको येलो वाली मेम्ब्रेन जो दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक यहाँ पे प्रोमिनेंट आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, आपको एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको दिखाई देगी, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट सेल में बहुत बड़ी वैक्यूल होती है जो ऑक्यूपाई कर लेती है 90% स्पेस इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंट्रल न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म आपको यहाँ अंदर की तरफ दिखाई देगा, और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपको पिंक कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है दिस इज प्लाज्मा। अब यहाँ पे आपको प्लास्टिड्स दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स दिखाई देंगे, सेंट्रोसोम, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यहाँ पे फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये जो सेंट्रोसोम है ना ये यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, और ये जो प्लास्टिड्स है ये यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में, ये बात नोट कर लेना। ग्लाइकोकैलिक्स का देखें, अब ग्लाइकोकैलिक्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मैं आपको बता रही थी ना स्लाइम लेयर और कैप्सूल, अब हम वो पढ़ते हैं। देखो एक काम करते हैं, बाकी ये जो ग्लाइकोकैलिक्स से है ये हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पार्ट अब जो मैं डालूंगी हमारी पूरी सीरीज में उसको देखना मत भूलना, थैंक यू सो मच।